और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज शाम 4 बजे ही टाइम्स नाउ नव भारत पर। आइए सबसे पहले बताता हूं आज का न्यूज मेन्यू क्या है। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, इंडी ने वोट जिहाद चुना, किस तरह पीएम मोदी ने किया कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर हमला, यह आज आपके सामने होगा। साथ ही दिखाएंगे बदजुबानी के सहारे हैदराबादी ओवैसी ब्रदर्स बेचारे, हैदराबाद का सियासी घमासान कहां तक पहुंचा, यह पूरी खबर आज प्राइम एट 4 में होगी। क्यों खिंची अंसारी परिवार में दीवार, क्या बारिश के लिए माफिया के परिवार में खिंच गई है तलवार, क्या है पूरी खबर डिटेल्स के साथ आपके सामने होगा। लड़की चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस डर रही है, क्या है इस खबर का पूरा मतलब, देखिए बस अब कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले प्राइम एट 4 का ये न्यूज आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की आज गुजरात में सभाएं हैं, गुजरात की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक हुआ। कांग्रेस की सरकार के लिए पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है, कहा मोदी ने। देश के दुश्मनों को कमजोर सरकार चाहिए, मोदी ने कहा। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है। एक तरफ पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स ने भी सियासी पारा हाई कर दिया है। हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का पीएम मोदी पर अटैक देखने को मिला। इस चुनाव में मोदी की सियासी मौत होगी, अकबरुद्दीन ने कहा। मुस्लिम आरक्षण पर अकबरुद्दीन का विवादित बयान, मोदी शाह बीजेपी का दिमाग गंदा है, पिछड़े होने के कारण मुस्लिमों को आरक्षण मिला है, कहा अकबरुद्दीन ओवैसी ने। जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला सियासी मौत होगी तुम्हारी। इस इंतखाबात के नताइज जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जालिमों के इख्तिदार का खात्मा करेगा, जालिमों को खत्म करेगा, जुल्म को खत्म करेगा। मां गंगा बुलाए, बोले गंगा साफ हो गई, गंदगी खत्म हो गई, पोल्यूशन खत्म हुआ, नहीं हुआ। अगर मां गंगा को जबान आएगी तो मां गंगा भी बोलेगी, मेरी गंदगी को छोड़ो, मेरे पोल्यूशन को छोड़ो। ऐ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी वालों, पहले तुम अपनी सोच की गंदगी को खत्म करो, बाद में मेरी गंदगी को साफ करना। प्रधानमंत्री को 130 साल की उम्र हो उनकी और वो 130 साल जिंदा रहे। अब रहा सवाल के
किसी का भी रिजर्वेशन लेकर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को जो मिल रहा है नहीं दिया गया है और उनको रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर एम्पिरिकल एविडेंस है। तीन मुद्दा है, मंगलसूत्र निकालकर हिंदू बहनों गलों से मुसलमान देना, वो मुद्दा है उनके लिए मुस्लिम औरतें बादा बच्चे पैदा करें, वो मुद्दा है उनके लिए। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, 100 पार पेट्रोल हो चुका है, चीन घुस के बैठा है, मुद्दा नहीं है उनके लिए। ओवैसी ब्रदर्स अकेले नहीं है जो बदजुबानी कर रहे हैं। ममता की पार्टी टीएमसी के केस में भी भाषणों में जहर दिखाई दे रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का जहरीला बयान देखने को मिला। क्या कहा हुमायूं कबीर ने? बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दी, कहा गंगा में बहा दूंगा, 2 घंटे के भीतर गंगा में बहा देंगे। हुमायूं कबीर ने कहा तुम मुर्शिदाबाद में 30% है और हम 70% हैं, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। কত ধানে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। और आपने टीएमसी विधायक का बयान सुना, अब आपको कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह का बयान सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर से कंगना पर हमलावर हुई कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह का कंगना पर जोरदार हमला। लोग हसीन परी को देखने जाते हैं, लेकिन जो देखने जाते हैं वो वोट नहीं देते, कहा प्रतिभा सिंह ने। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की मां है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, कंगना के खिलाफ टिप्पणी, मंडी की जनता का अपमान है, जयराम ठाकुर ने कहा। या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता, हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी, तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं भाई हमने भी देखनी क्या चीज है। वो होता है ना कई दफा एक अट्रैक्शन होता है कि भाई हम भी देखें क्या चीज है, तो ऐसा नहीं है। ये तो हमको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं, पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो लोग उनका वोट नहीं जा सकते। जिस तरह की टिप्पणियां ये करने की कोशिश करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये मुझे लगता है कि अपमानित करने वाली बातें जिस तरह से वो बार बार करते हैं, पहले भी की है। जब कंगना जी को टिकट मिला था, मंडी का उनने जिस तरह से, जिस परिभाषा में, जिस संदर्भ में, जिस परिप्रेक्ष्य में उनने कांग्रेस की एक नेत्री ने बात कही थी, और उन बातों का मंडी के लोगों ने बुरा माना है। सीएम योगी का इंडी गठबंधन पर निशाना, कांग्रेस देश को फिर से बांटना चाहती है, योगी ने कहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला वोट महापाप की श्रेणी में आएगा, कहा योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दिशा से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा, और हम पाप नहीं होने देंगे, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच खबर है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में इस बात की तैयारियां भी चल रही हैं। अमेठी से राहुल गांधी का नाम लगभग तय है। राहुल गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर, आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। और इस बीच सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। यहां जो कुछ हो रहा है सब राहुल के लिए हो रहा है, शर्मा ने कहा। आपको बता दें किशोरी लाल शर्मा इस समय अमेठी पहुंचे हुए हैं और वहां उन्होंने ये बात कही। अमेठी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे किशोरी लाल शर्मा ने कहा, दिल्ली से जो आदेश आएगा उसका पालन होगा। अमेठी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि यहां जो कुछ किया जा रहा है वो राहुल गांधी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
ये जो आप मीटिंग लेने आए हैं बेसिकली राहुल गांधी के लिए हो रही है ना? सब उन्हीं के लिए हो रहा है। जो भी एक जो चीज है सब उनके लिए हो रहा है। हाँ, कोई किसी आदमी विशेष के लिए नहीं हो रहा है। और जूनागढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कांग्रेस ने राम को हराने का चुनाव बनाया है। पीएम ने कहा, कांग्रेस का कहना है श्री राम को हराना है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं किसको जिताना चाहते हैं। और दिल्ली से खबर, एलजी से मिले हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद ने एलजी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायतें। अपनी इस मुलाकात के बारे में ट्वीट करते हुए राजकुमार आनंद ने लिखा कि आज दिल्ली के एलजी को ज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल सरकार की दलित पिछड़ा विरोधी साजिशों से अवगत कराया। सोशल वेलफेयर, एससी/एसटी, डीसीडब्ल्यू और लेबर डिपार्टमेंट में व्यापक अनियमितताएं मंत्री के तौर पर मैंने खुद देखी हैं। और ये इस बात का ज्ञापन लेकर एलजी को उन्होंने सौंपा और ट्वीट करके इस बारे में जानकारी सार्वजनिक भी की। और अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी को ज्ञापन देने वाले राजकुमार आनंद का बैकग्राउंड क्या रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। 2020 में पटेल नगर के विधायक बने और 2022 में दिल्ली कैबिनेट में वो शामिल हुए। और अब बता रहे हैं कि मंत्री रहते हुए जो अनियमितताएं मैंने देखी हैं, एससी/एसटी, ओबीसी, डीसीडब्ल्यू के खिलाफ जो मैंने अनियमितताएं देखी, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने एलजी को दी। और आगे आपको दिखाएंगे सीएम योगी का मैनपुरी में रोड शो। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो मेरठ से आ रही है। मेरठ में शोरूम में आग से भीषण अग्निकांड। गद्दों के शोरूम में लगी आग से यहां देखिए कितना भीषण अग्निकांड हुआ है। आग की कई फीट ऊंची लपटों से लोग सहमे हुए हैं। मौके पर दमकल विभाग और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। और क्योंकि गद्दा जिस मटेरियल का, फोम का बना होता है, वो आग पकड़ने के बाद आसानी से उससे आग बुझाई नहीं जा सकती, लिहाजा यहाँ दमकल कर्मियों को बेहद ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। गद्दे की दुकान में लगी आग और यहाँ देखिए इसके बाद मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश 24 का चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है। यहां का दंगल। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी का रोड शो हुआ। बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह के लिए रोड शो किया गया। योगी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जुटी। मैनपुरी में जयवीर का मुकाबला डिंपल यादव से है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। तो मैनपुरी वो जगह है जिसे अखिलेश का, समाजवादी पार्टी का, मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यूपी के सियासी दंगल में इसे यादव लैंड भी कहा जाता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 3.5 लाख से ज्यादा यादव हैं। वहीं इस सीट पर करीब 1.25 लाख ब्राह्मण। ठाकुर वोटर्स की बात करें तो ये 1.5 लाख से कुछ ज्यादा हैं। और वहीं जाटव वोटर्स 1.40 लाख। लोधी वोटर्स की संख्या 1 लाख और शाक्य 1.5 लाख से ज्यादा हैं। कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यहां पर डिंपल के लिए राह उतनी आसान नहीं है। जयवीर के जीतने का भी दम भरा जा रहा है। और जिस तरीके से क्रमशः वहां भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज चुनाव दर चुनाव बढ़ा है, उससे मैनपुरी क्या गढ़ रह गया है, ये भी डिबेटेबल सब्जेक्ट हो गया है। एक तरफ सीएम योगी ने रोड शो किया है तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज रोड शोज हुए। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया। पोरबंदर सीट से बीजेपी कैंडिडेट मनसुख मंडाविया ने भी रोड शो किया। इस दौरान बड़ी तादाद में समर्थक उनके साथ रहे। बिहार में सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी ने रोड शो किया। तो बिहार के ही हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ने नामांकन भरा। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की।
सेफ्टी की खबर ये कि सोर्सेज जो बता रहे थे आखिरकार उस पर मुहर लग गई। टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही आपको बताया था कि कैसरगंज से बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा और आखिरकार इस बात का ऐलान हो गया। उनके बेटे को, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई है। टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा और बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट मिलेगा। वहां पर क्षत्रिय वोटों की तादाद को देखते हुए, कैसरगंज और आसपास के इलाकों में बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे को देखते हुए, उनके खिलाफ शिकायतों के बावजूद उस परिवार को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उनके बेटे को ये टिकट दी। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, लेकिन उनके ही बेटे को टिकट मिल गया। करण भूषण सिंह 1990 में इनका जन्म हुआ था। करण भूषण सिंह को ये टिकट मिली है। आइए चले, हमारे संवाददाता मनीष यादव आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, तो वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें ये दोनों चीजें हुई, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना और करण सिंह को टिकट मिलना? देखिए दिनेश, जो उनके खिलाफ मामले चल रहे थे, जो स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़ा मामला था, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया था, वो मामला बृजभूषण शरण सिंह पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राहत की बात ये रही कि परिवार में ही उनके बेटे को टिकट मिला है, क्योंकि कैसरगंज, अयोध्या, इन इलाकों में बृजभूषण शरण सिंह का मजबूत आधार माना जाता है। यहाँ पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में उनके अनुभव का लाभ भी बीजेपी को लेना था। उसी लिहाज से ये रही कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह करण भूषण सिंह, जो कि उनके बेटे हैं, उनको टिकट दिया जाए। उनको इंतजार किया जा रहा था, चर्चा थी, सुगबुगाहट थी और अब उस पर मोहर भी लगी है। करण भूषण सिंह कैसरगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं और इसके अलावा रायबरेली का भी इंतजार किया जा रहा था दिनेश। वहां से दिनेश प्रताप सिंह जो पहले चुनाव लड़े थे, मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनको दोबारा बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। पहले सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अब चूंकि चर्चा इस बात की हो रही है, जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है उसने भी कहा है कि राहुल प्रियंका अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े और उनको लेकर भी आज कांग्रेस कमेटी फैसला लेगी और आज सूची आ सकती है रायबरेली और अमेठी को लेकर। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह पर दोबारा बीजेपी ने रायबरेली से भरोसा जताया है और कैसरगंज, जिसका इंतजार किया जा रहा था, एक वही सीट अवध क्षेत्र की ऐसी थी जहां से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था। चर्चाएं तमाम थी कि बृजभूषण के परिवार को टिकट मिलेगा या फिर कोई बाहरी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो वो तस्वीर साफ हो गई है। करण भूषण सिंह वहां पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और न केवल कैसरगंज बल्कि बीजेपी मानकर चल रही है, क्योंकि आसपास जितनी सीटें हैं वहां पर बृजभूषण सिंह का आधार बीजेपी को चुनावी लाभ के रूप में हासिल होगा। तो ये स्थिति फिलहाल अवध क्षेत्र की है। बहुत देर पहले का, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं है तो जाहिर है आपको अभी कम से कम विपक्षी खेमे की इस पर प्रतिक्रिया अभी जाहिर है उसका इंतजार होगा। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं कि ये आप लगातार बता रहे थे, टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि इस बात की संभावना है कि उनके बेटे को ये टिकट मिलने वाली है। ये इसको लेकर जो नफे नुकसान का आकलन है भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, आखिरकार ये समझा गया कि बेहतर यही रहेगा कि परिवार को टिकट दिया जाए, वरना जो कोऑपरेशन परिवार का, उसके दबदबे का मिलना चाहिए, चुनाव में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल यही रणनीति काम आई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह प्रचार कर रहे थे। अयोध्या, कैसरगंज, गोंडा, इस बेल्ट में उनकी स्थिति मजबूत थी। लगातार हम बीच में अगर देखें, चुनाव से पहले भी वो सरकार पर भी हमलावर दिखाई दे रहे थे। कुछ मसले ऐसे रहे जिसका अदावत देखने को मिली। तो ऐसे में मजबूत आधार को देखते हुए बीजेपी का जो असेसमेंट था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को वहां से मौका नहीं दिया जाता तो वो स्थिति फायदेमंद नहीं होगी, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमों को ध्यान में बात नहीं बनती है तो परिवार, तो बीच का रास्ता निकाला गया कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट ना दिया जाए, लेकिन परिवार में ही टिकट दिया जाए और आखिरकार उनके बेटे को ये टिकट दिया गया। अगली खबर की तरफ जाता हूं आपका धन्यवाद करते हुए। वो ये कि 24 के चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अंसारी परिवार में फूट की खबरें। परिवार की फूट पर भड़के अफजाल अंसारी। बीजेपी प्रत्याशी के पर्चा भरने पर खोलूंगा कुंडली, बेटी के नामांकन पर दिया तंज भरा जवाब। कहा मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। अंसारी परिवार में लेकिन ये फूट क्यों आ रही है, इसके बारे में आज आगे आपको प्रोग्रामिंग में हम विस्तार से बताने वाले हैं। खासतौर से बिग एंड बोल्ड देखना मत भूलिएगा शाम को 7 बजे 7:20 पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि अंसारी परिवार में ये फूट क्यों हो रही है और इसके अब नताइज क्या होंगे। हमारा परिवार सब खैरियत से है
उनको कहिए अपने परिवार की चिंता करें। सज्जन आदमी है, शिक्षक है, और उससे आगे अभी पर्चा भर लें तो फिर उनकी कुंडली खोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। चलिए, किस तरह की कुंडली की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक नारा दे दिया कि कलम बनाम कट्टा के बारे में बात कर रहे हैं, वो लगातार इन्हीं बातों को हवा दे रहे हैं। बताओ पहले कि गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो। अफजाल अंसारी को सब जानता है। अफजाल अंसारी को सब जानते हैं। बेशक किसी आदमी को आप उल्टा कर दीजिए, तब भी वो जानता है कि अफजाल अंसारी क्या है। ये अफजाल अंसारी का दावा है। और गुजरात